जय हिंद साथियों, बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज मुंबई से एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने एक्टिंग, प्रोडक्शन और डायरेक्शन में महारत हासिल की है और वो बॉम्बे से आज सहारनपुर में मौजूद हैं। सहारनपुर की पैदाइश है इनकी, सहारनपुर में ही पले बड़े हैं। उसके बाद स्टडीज़ के लिए बाहर गए, फिर एक्टिंग में पढ़ाई की और उसके बाद बम्बई शिफ्ट हो गए। लेकिन मुंबई में रहने के बावजूद भी ये आज भी अपनी मिट्टी से, अपने सहारनपुर से जुड़े हुए हैं और ये आज सहारनपुर में मौजूद हैं। तो हमें एक अवसर मिला इनसे बातचीत करने का, तो आइए आप सब भी मिलिए। नमस्कार, आदाब जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद कबीर है और मेरी पैदाइश वैसे एक छोटे से गांव इस्लाम नगर में हुई है, लेकिन वो इस्लाम नगर से फिर खेड़ा अफगान को होते हुए और सहारनपुर तक पहुँचे और परवरिश सहारनपुर में अलबत्ता हुई है। उसके बाद फिर एजुकेशन के लिए दिल्ली चले गए और वहाँ से मुंबई। ये छोटी सी जर्नी। तो दिल्ली में आपने सिर्फ थिएटर और इससे रिलेटेड एजुकेशन ली या ओवरऑल सारी एजुकेशन आपकी दिल्ली से हुई? नहीं, 10-12 तक मैं सहारनपुर में बिजोरिया कॉलेज से मैंने 10th किया है, फिर गुरु नानक से 12th किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ सहारनपुर में रहते हुए मेरी शुरुआत हो गई थी 1993 में, जिसमें बहुत सारे लोग जो सहारनपुर के आज बहुत ही लेजेंडरी और दिग्गज कलाकार हैं वो सब उस वर्कशॉप में थे। जावेद सरोहा, वीके डोभाल, आपके इवन विजेश जोशी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, फिर पवन शर्मा, विक्रांत जैन, अनिल शर्मा, देवेंद्र, अंबर सलीम, उसके अलावा मीनाक्षी डाबर, ऋचा गुप्ता, एक लंबी लिस्ट है बहुत सारे कलाकारों की जो उस वक्त में तकरीबन 50 स्टूडेंट्स थे। वहाँ से एक तरह से रिन्यूअल हुआ इप्टा का। हालांकि उससे पहले संजय गर्ग और आपके अरशद कुरैशी, सरदार अनवर और बहुत सारे नाम हैं जो पहले से उसको कोशिश कर रहे थे चलाने की। और फिर आई थिंक 75 के आसपास बताते हैं वो कि त्रिपुरारी शर्मा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होके आई और यहाँ उन्होंने ये एक तरह से रिवाइवल किया इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा का, और वहाँ एक तरह से शुरुआत हुई। उसके बाद तो फिर सहारनपुर में आज की तारीख में मेरे ख्याल से 10, 12, 15 थिएटर के ग्रुप है, वो सब निकले वहीं से कहीं ना कहीं। 2-4 लोगों ने इधर बना लिया, अपना शुरू कर दिया, पर निकले वो पैदावार वहीं की है। मतलब आपका कहने का ये है कि जो शुरुआत है, जो स्रोत है वो इप्टा ही है ना। और दूसरी बात ये जो आपने बोली कि उस समय तो इतना इन चीज़ों के लिए कोई अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, और उस टाइम पे जैसे आपने शुरू किया और जो आप नाम ले रहे हो जिनकी कंट्रीब्यूशन थिएटर में काफ़ी रही है, सहारनपुर में भी और बाहर भी, है ना। उस समय आप सब लोगों ने मिल के किया और आप उस टाइम पे जैसे आप मुंबई गए तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी होंगी, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा होगा उस समय के हिसाब से। मुझे लगता है कि हर टाइम का अपना एक टाइम पीरियड होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, एक सिचुएशन होती है। जब हम लोगों ने शुरुआत की तो सहारनपुर की खूबसूरती ये है कि कल्चरली सहारनपुर बड़ा रिच है और यहाँ तब भी, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि तब और ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी। यहाँ पैरेलल 2 जगह थिएटर बहुत होता रहा। एक तो जैसे मैंने कहा इप्टा, फिर एक विजेश जोशी जो हमारे बीच में थे, वो बच्चों के साथ बहुत काम करते थे। देखिए बहुत सारे लोगों ने थिएटर में काम किया, वो हो सकता है मेरे थॉट और मेरी विचारधारा से ना मैच करते हों, लेकिन उनके काम को नकारा नहीं जा सकता। आर्ट इज़ आर्ट, अलग अलग फॉर्म में कहीं कहीं भी हो रही है, वो करते थे। उसके अलावा आईटीसी का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ सहारनपुर में। जैसे खालिद कुरैशी जो है उनके फादर बाबूजी, वो बहुत अच्छा थिएटर करते थे। इवन मसरूर सरोहा जो जावेद खान सरोहा के फादर हैं, वो बहुत अच्छा थिएटर करते थे। मैं तो शुरुआत सहारनपुर में बहुत अच्छे लेवल से हुई थी। इवन विजेश जोशी के फादर, तो वो जो वहाँ से शुरुआत हुई थी वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे तक बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मतलब आईटीसी के योगदान को भी हम नकार नहीं सकते। वो भी बहुत बड़ी, अभी तो पता नहीं वहाँ कोई ग्रुप है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी पैरेलल थिएटर होता था बाहर भी और आईटीसी में भी। वो एक बहुत बड़ी
वही विरासत आई थिंक हमें मिली जो हमारी एक नई पौध निकली, जिसमें मैं हूँ, आपका अंबर सलीम है, इनामुल हक है, फिर आपके वो रविंद्र चौधरी हैं, काशिफ नून सिद्दीकी हैं, वो हालांकि वो तो हमारे बाद में हैं, लेकिन उसके बाद फिर परवेज़ सागर हैं जो आजकल बहुत बड़ा नाम है मीडिया में, शाहिद ज़ुबैरी हमेशा हमारे साथ रहे जो पत्रकार हैं बहुत बड़े, रियाज़ हाशमी, खालिद, ये सब, BM कश्यप, एक बहुत बड़ी मोन पैट्रिक, मतलब परवेश धवन। हमारी खूबसूरती ये थी कि हमारी संस्था एक विचार की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें सारे विचार थे। बिल्कुल वो हाल था जैसे कांग्रेस का कि एक प्लेटफॉर्म है सोशल, बाद में वो पॉलिटिकल बना और उसमें सारी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। उसमें जिन्ना भी थे, उसमें पटेल भी थे, उसमें आपके और लोग भी थे। अपना भी कुछ ऐसा ही हाल था कि कल्चरली सब थे, लेकिन थॉट के साथ समझौता नहीं करते थे। मतलब आज भी हमारी यही लड़ाई है कि अगर मैंने कोई नाटक किया है और उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की हो या कॉरपोरेट की हो, ये पॉलिसीज़ गलत हैं, ये लोगों को नुकसान पहुँचा रही है, तो किसी के स्पॉन्सरशिप देने से या किसी के जुड़ जाने से हमारे थॉट नहीं बदलते। हम वही कहेंगे जो हम लोगों ने डिसाइड किया है। हम जगह बदल सकते हैं, प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं, थॉट नहीं बदलेंगे। ये लड़ाई आज भी है, पहले भी थी, क्योंकि देखिए बेसिक खाना तो सबको चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। आर्ट भी तभी ज़िंदा रहती है जब आटा मिलता है, और आटे के लिए तो काम करना पड़ता है। तो आर्ट और आटे का समावेश, लेकिन आटा तक ठीक है, वो आटा पिज़्ज़ा ना बन जाए, वो ख़तरनाक हो जाता है। तो ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप जो ये चीज़ें बता रहे हो, तो मैं समझती हूँ कि इसमें थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे आप ये कह रहे हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा यहाँ पे भी होता है या वहाँ पे भी, लेकिन उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। तो ये भी क्या एक थिएटर की ही कामयाबी है, या एक वाकई में आपको लगता है कि भाई शुरू से शायद मेरे अंदर से ये संस्कार थे कि मुझे अपने उसूलों से समझौता नहीं करना, और कोई भी चीज़ खराब हो, जैसे आटा और पिज़्ज़ा का ही आपने सपोजिंग एक एग्जांपल दिया है। आई एम नॉट अगेंस्ट पिज़्ज़ा, बट वो समटाइम्स आई लाइक इट, बट नॉट ऑलवेज। बट यू ऑलवेज हैव टू कीप अ बैलेंस, राइट? तो ऐसे ही जीवन में भी हमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। करेक्ट। तो ये चीज़ें जो है वो आपके अंदर जैसे कहाँ से आई, वो भी सब थिएटर की देन है, या जैसे लाइफ में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर मुंबई गए, फिर वहाँ पे आपने फिल्मों में भी काम किया, पहले एज असिस्टेंट रहे अपना, तो ये सब एक जीवन के संघर्ष ने सिखाया, और उसमें ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा I'll tell you in brief, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं: फैमिली, स्कूल और कॉलेज, प्लस एटमॉस्फेयर और सिटी जहाँ आप रह रहे हैं। जहाँ मैं गांव से आके रहा सरदार अनवर की सरपरस्ती में, वहाँ से थॉट मिले, एक दिशा मिली। क्योंकि मेरी आपको सरप्राइज़ होगा सुन के, मैं कुरान हाफिज़ हूँ, मेरी पढ़ाई मदरसे की है। अच्छा। पर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये ख़ास तौर से एम्फसाइज़ करके, ये जो फ़िरक़ा परस्ती का नकाबली घूम रहे हैं लोग के मदरसों में, ये होता है, वो होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं से भी यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेके क्या आए हैं उससे फ़र्क पड़ता है। आपके थॉट क्या है, आपके विचार क्या है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और फिर मैंने जैसे बताया सरदार अनवर जो है वो इप्टा के संचालक भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, वो थॉट मिला वहाँ से। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग मिलते गए ज़िंदगी में जो प्रोफेसर हैं, जैसे आपका यहीं पे ये डॉक्टर साहब जो अब मेरे ख्याल से उधर मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो यहाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं वो। और एक सहारनपुर की खूबसूरती ये भी रही है कि यहाँ पे 3 लेवल पे बड़ा काम होता है, जो थोड़ा सा अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। ज़बान को लेके बहुत काम होता है, लिटरेचर को लेके बहुत काम होता है, यूनिवर्सिटियों का अलग अपना एक प्लेटफॉर्म रहता है। तो हमने उस टाइम में कोशिश ये की, या ये कह लीजिए कि हमें गाइड करने वालों ने उस टाइम में ये कोशिश की कि हर उस प्लेटफॉर्म में हमें इन्वॉल्व किया। जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉलेज का सेमिनार है तो उसमें इप्टा के जनवादी गीत होते थे। अच्छा। तो वो हमारा समावेश और एक तरह से सुनने और लर्निंग करने का मौका मिलता था। फिर यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारत हिंदू नाट्य अकेडमी, 2 अकेडमी ऐसी हैं। हर साल
6 महीने के गैप में एक वर्कशॉप होती थी यहाँ पे, जो वहाँ टीचर वहाँ के होते थे, ऑर्गेनाइज इप्टा करती थी। वो बहुत बड़ा गोल्डन टाइम एक पीरियड रहा है। यहाँ फेस्टिवल कराया हमने इंटरनेशनल लेवल का 2007 के आसपास, जिसमें वीके डोभाल संचालक थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके सरदार अनवर ने उसका जो एक्सपोजर मिला हम लोगों को। जापान से भी एक टीम आई, मुल्क के अलग अलग कोनों से टीमें आई, स्ट्रीट प्लेज हुए वो, और जैसे ये खालिद भाई और हम सब उसी टाइम के जो एक तरह से कह लीजिए पैदावार हैं, तो वहाँ से वो हुआ। आफाक कुरैशी और भी लोग, बहुत सारे नाम हैं, मतलब फुरकान गिल जो आईटीसी में हैं, ये लोगों का सपोर्ट रहा। सुरेंद्र सेठ, मतलब अब बहुत सारे नाम तो आहिस्ता आहिस्ता जहन में आते जा रहे हैं और मैं बताता जा रहा हूँ। तो इन लोगों की खूबसूरती ये थी कि ये शायर भी थे, ये राइटर भी थे और ये थिएटर भी करते थे। तो वो जो लिटरेचर का फॉर्म हम लोगों को मिला और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ मिली, और एक ये समझ पैदा हुई कि राइट लेफ्ट सेंटर होता क्या है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है साहब, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये सेंटरिस्ट हैं, पर इनको समझने के लिए तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा, थोड़ी सरपरस्ती लेनी पड़ेगी। वो जो माहौल मिला हम लोगों को, आई थिंक उसने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, और वो मिला थिएटर के ज़रिए से, ड्रामे पढ़ के। माहौल आपको मिला, लेकिन आपने खुद भी उसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि भले ही आपने मुंबई में अपना करियर बनाया और भी बहुत लोगों ने बनाया, लेकिन जितने आप नाम ले रहे हो, जैसे ये विजेश जोशी हैं, परवेज सागर है, खालिद सर हैं, बहुत सारे नाम और हैं, है ना। वो भले ही उन्होंने थिएटर में अपना करियर नहीं बनाया, लेकिन जिस भी करियर में वो गए हैं उन्होंने उसमें महारत हासिल की है। तो वो ये सब उस समय की उनकी मेहनत और संघर्ष की देन है। अभी अभी आपने एक बात करी, इप्टा के जनवादी गीत, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता, अभी उसको सिर्फ थिएटर के से ही रिलेट किया जाता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक गीत की 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। यानी हम कहते हैं कि प्यार से बात करो, प्यार से चलो, प्यार सीखो, प्यार बांटो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते, उनका अपना तरीक़ा है सोचने का। तो हम उनको फोर्स नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं गाने में, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं ये माने तो सारा हिंदुस्तान गलत। इस तरह के जो गीत हुआ करते थे वो, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग, जिसमें एक ज़िंदगी का मैसेज होता है, एक अहम चीज़ होती है। इसमें रिदम भी है, एंटरटेनमेंट भी है, मैसेज भी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि आर्ट 2 तरह की होती है, एक वो कि मैंने पेंटिंग की और मुझे मज़ा आ रहा है, कलर बड़े अच्छे लग रहे हैं, समझ आए या ना आए, पर वो मेरी आर्ट है, उसको मैं नकार नहीं सकता, वो भी आर्ट है। लेकिन एक पेंटिंग मैंने ऐसी की कि जिसमें ज़िंदगी के बहुत सारे अक्स, किसी की भूख, किसी की गरीबी, किसी का कुछ ऐसा अक्ष जो कहीं ना कहीं वो समझ में आ रहा है लोगों को, वो भी पेंटिंग है। तो आर्ट दोनों तरह की है। अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन सी आर्ट चुनता है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, क्योंकि पिकासो को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे पेंटर हैं जिनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब आर्ट के लिए सबके लिए जगह है। पर आपको जैसे आप अगर फिल्मों, जैसे मैंने क्या किया कि थिएटर करते करते फिल्मों की तरफ रुख किया, क्योंकि मुझे लगा एक टाइम के बाद कि देखिए हम जो बात कहना चाहते हैं, जो हमारे ख्याल हैं, जो हम लोगों तक थिएटर के ज़रिए से पहुंचाना चाहते हैं, वो एक सीमित दायरे में है। और सीमित दायरा क्या है कि ऑडियंस आएगी, एक शो होगा, देख के चली जाएगी, या हम स्ट्रीट पे कर रहे हैं तो कुछ लोग चंद इकट्ठे होंगे। तो इससे बड़ा मीडियम क्या हो सकता है, वो है फिल्म। उसी तरह की फिल्में, मीनिंगफुल फिल्में, एंटरटेनिंग फिल्में, अच्छे टॉपिक की फिल्में, ज़िंदगी की बहुत सारी ह्यूमन लाइफ की स्टोरीज़ जो हम दूसरों में शेयर करना चाहते हैं, वो फिल्मों के ज़रिए से कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमने मीडियम चेंज किया, लेकिन थॉट तो वही है, ख्यालात तो वही हैं। इसलिए हम सिनेमा की तरफ भागे कि हमें अब बड़े लेवल पे बड़े लोगों तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें मीडियम भी अब बड़े चुनने पड़ेंगे। तो आपने मतलब फिल्म में भी आप जा रहे हो, तो आप उस तरह की फिल्में बना रहे हो
जो लोगों के साथ जुड़ी हैं, उनके रोज़ के जो मसालात हैं उनसे जुड़ी हैं, या उस तरीके की फिल्में बनाएं ताकि फिर वो लोग जो है उसमें अपनी लाइफ को देख सकें और उसके कुछ मायने उनको समझ में आएंगी, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस टाइप की आपने फिल्में बनाई या सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट ज़्यादा और मैसेज कम, या फिर वही बैलेंस और वो सब करके, मतलब आपको ये था कि मैं अपना जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा ख्याल है, जो मेरा सोच है, उसको लोगों तक कैसे तो उसने अब उसमें आपने कुछ अपनी फिल्मों के बारे में बताइए, जो भी फिल्में आपने बनाई। जी जी जी। ज़िंदगी के लिए जहाँ रोना ज़रूरी है वहाँ हंसना भी ज़रूरी है, जहाँ गुस्सा होना ज़रूरी है वहाँ कभी कभी नॉर्मल रहना भी ज़रूरी है। तो एक तरह का सिनेमा नहीं बना रहे हम, हर तरह का सिनेमा बना रहे हैं, लेकिन हमारी खूबसूरती ये होनी चाहिए कि हम उस हंसती हंसती लाइफ में भी कुछ ऐसा कह जाएं कि पल भर के लिए आदमी सोचे यार क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा सिनेमा ऐसा बन रहा है, मुन्ना भाई MBBS, कॉमेडी आपको लगती है लेकिन बहुत बड़ा कटाक्ष, बहुत बड़ी चीज़ कह के चलेगा, या और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, बजरंगी भाईजान, जो लाइफ की बहुत सारी चीज़ें दिखा के चली गई। तो हमारा कहना यह है कि राज कपूर का सिनेमा जिस तरह का होता था कि उसमें एंटरटेनमेंट भी है, मनोरंजन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी का वो अक्स छोड़ के चली गई आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आप उस पर डिस्कशन करते हैं, वो लगता है आपको ये होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, थिएटर में एक थ्योरी है बहुत बढ़िया कि ये सिखाया जाता है कि ग्रोटोव्स्की, फिर उससे पहले आपका ये ब्रेस्ट, जिसको ब्रेख्त भी कहते हैं कुछ लोग, और उससे पहले भी जो है थ्योरीज अलग अलग आती रही। अब आपने कोई फिल्म देखी कि आदमी सर्दी का मौसम है और ठिठुर रहा है, आप क्या करें, फिल्म निकल के वहाँ से निकले और आपने क्या किया, अपना कोट उतारा और उस आदमी को दे दिया और आप चले गए। आप उस आदमी ने आपका ओवरकोट लिया और आप भूल गए, जाके सो गए। तो हमारा थॉट थोड़ा सा अलग है, आप उसको कोट दें या ना दें, लेकिन जब आप घर जाके बिस्तर पे, मखमली बिस्तर पे सोएं, तो उसके बारे में एक बार सोचिए ज़रूर, उसकी क्या कंडीशन होगी। अगर आपने इतना सोच लिया तो बदलाव अपने आप आ जाएगा। बस यही थॉट है हमारा, यही कहना चाहें। आप फुल टू एंटरटेनमेंट करिए फिल्मों में, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को मत भूलिए, क्योंकि आपके अलावा भी लोग हैं, उनके भी दर्द हैं, उनकी भी खुशियाँ हैं, वो भी एहसासात भी हैं, उनके ह्यूमन रिलेशन भी हैं। तो आप सीमित मत होइए, सिर्फ अपने दुख मत दिखाइए, अपने दुखों के साथ साथ उस दुख को ऐसा कर दीजिए कि हर आदमी को लगे मेरा दुख है। ये हमारा मतलब वो जो चीज़ है वो दिल को छुए, दिल से दिल तक, है ना। तो जैसे अभी आपने वो जो 2 लाइनें गीत की भी गाई थी, तो उसमें भी आपने यही संदेश दिया, प्यार दो प्यार लो, है ना। वो नहीं कि इसको चुनो उसको चुनो, 2 आवाज़ें हैं हमारी। तो ये सब जो है बातें, ये आपके अंदर जो हमने आज सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रोफेशन को आपने अपनाया उसमें भी आप इन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे हो, जबकि अब ज़माना बहुत कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन उन्हीं चीज़ों के को साथ लेके चलना आज के टाइम पे मैं मानती हूँ सही मायने में एक बहुत ज़्यादा कठिन होता होगा आपके लिए, और फिर भी आप उसको लेके चल रहे हो। तो इसके लिए हम आपको दिल से सलाम करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आज भी ऐसे जो हालात हमारी इंडस्ट्री में है वो उनमें भी आप इन सब चीज़ों को लेके चल रही हो। तो इसके लिए हाँ, एक चीज़ मैं और जोड़ता चलूँ, हम लोगों ने एक चीज़ और शुरू की है यूथ और चिल्ड्रन के साथ में। अच्छा। जैसे अभी ये इप्टा सहारनपुर की वर्कशॉप चल रही है, यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने के लिए अपने थॉट्स, अपनी चीज़ें। कोई पाबंदी नहीं है, सहारनपुर में किसी भी संस्था की कोई वर्कशॉप हो, वो चाहता हो कि मैं आऊँ, उनके बच्चों के साथ में काम करूँ, या सहारनपुर के अलावा भी, क्योंकि हमने 2 तरह से काम करना शुरू किया अभी, मैं आपको बता दूँ। एक तो ये कि हम थिएटर की वर्कशॉप्स कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे जाके। दूसरे हमने अब सिनेमा इनटू द हाउस कैसे आएगा, मतलब अगर आपका शहर है और आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या है, आपको लग रहा है कि इसको एंटरटेनिंग तरीके से बताना है, पर आपको टूल नहीं पता, तो वी आर रेडी टू कम एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड मेक अ फिल्म। तो हमने सिनेमा को भी अब मतलब शहर शहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। मतलब आपका कोई भी मुद्दा हो, हाँ, है ना, हाँ, तो बट वो एंटरटेनिंग तरीके से, जिसमें मज़ा भी आए, आपको देख के बात भी कह जाए, आपकी प्रॉब्लम तो आप करोगे ना, हाँ, उसको एंटरटेनिंग में भी। तो कोई अगर तो मेरा कहना ये है कि कुछ इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो चाहती हैं कि उनके इश्यूज़ बड़े लेवल पे आएँ, लोग देखें, या इस तरह के कुछ पर्टिकुलर लोग भी हो सकते हैं, कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं, तो हम 2 तरह से वर्कशॉप्स कर रहे हैं, फिल्म वर्कशॉप भी कर रहे हैं और थिएटर वर्कशॉप भी कर रहे हैं। लेकिन मकसद वही है कि ज़िंदगी और ह्यूमैनिटी पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है।
तो उसके लिए जैसे अभी मुंबई में हम लोगों ने एक वर्कशॉप चला रखा है, वहाँ एक फ़िल्म की तैयारी चल रही है। अच्छा, जैसे आपने एक शब्द बहुत बढ़िया कहा था, कमर्शियल में कुछ नहीं होता। जो आपने अच्छी चीज़ बनाई वो लोगों को पसंद आ गई, उन्होंने पैसा दिया और देख लिया, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल। आपने कोई चीज़ बनाई, लोगों को पसंद ही नहीं आई, तो फिर कमर्शियल क्या हो? तो जो चीज़ चल जाए वही कमर्शियल है, ना चले उसको आप कह सकते हैं कि कमर्शियल नहीं है। और आर्ट तो हर चीज़ में होता है। आर्ट तो मेरे और आपके बैठने और बात करने में भी है आर्ट, तो फिर उसको अलग कैसे किया जाए? बहुत गहरी बातें आप हमें बता रहे हो। तो जैसे आपने बताया कि कोई भी मुद्दा हो, है ना, हम आपको तो उसके लिए आपको कैसे कांटेक्ट करें, या कोई भी आपसे बताना चाहे तो वो कैसे बता सकता है? वेरी सिंपल है। एक तो हमारे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी है कबीरा मीडिया के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पेज भी है, एक वेबसाइट भी बनी हुई है हमारे नाम से ही, कबीरा फाउंडेशन के नाम से हमने एक ग्रुप भी बना रखा है। उसके अलावा यहाँ सहारनपुर में बहुत लोग हैं, तनवीर भाई हैं या इवन रियाज हाशमी हैं, आप भी हैं और भी लोग हैं, उसके ज़रिए से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं कि इस तरह का हम कुछ करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हिडन टैलेंट है हर सिटी में, हर कस्बे में, हर गांव में, और कहीं ना कहीं उसे एक मौका नहीं मिल रहा है या उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने का हुनर है, और हम कहीं कोलैबोरेट करके कुछ कर सकते हैं, उसके लिए अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, एक तो वो काम होगा, दूसरे जो वो ख़यालात हैं वो दुनिया तक पहुंचेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सब मुंबई ही जाएं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी आपके पास आएँ, हम वहाँ आके भी काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे ख़यालात और तुम्हारे ख़यालात, हम मिल के आगे बढ़ें और आगे जो कुछ भी इस समाज के लिए कर सकते हैं वो हम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपसे हमें बहुत कुछ ऐसी सीखने को मिला। और मेरे ख्याल से जो भी दर्शक हमारे इस चैनल के ज़रिए आपको सुनेंगे वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार पुनः आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच पॉजिटिव न्यूज़ का, तनवीर भाई का, आपका और तमाम ऑडियंस का। देखिए, हम अलग नहीं हैं, हम ही आप में से ही हैं, आप ही की आवाज़ है, बस फ़र्क इतना है कि आप एक बार महसूस करके देखिए। बहुत शुक्रिया।